हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं पर्यावरण विज्ञान का मॉक टेस्ट। इस वीडियो में मैं आपको 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूं। अगर आप यूपी टीटी सीटीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जूनियर या फिर प्राइमरी, दोनों सेक्शन में ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। प्राइमरी के लिए विशेष रूप से, क्योंकि उसमें 30 प्रश्न का पर्यावरण विज्ञान आता है, और जूनियर में जो 8 वर्ग के बच्चे हैं जिनमें सामान्य अध्ययन सोशल स्टडी 60 नंबर का आता है, उसमें ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा चाहे आपका यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे सोशल स्टडी, सामान्य अध्ययन, जीएस पूछा जाता है, वहाँ ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। चलिए, आप अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं। आप जो है चेक करते चलें कि कितना आपका सही हो रहा है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपने लगा लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आप गलत नहीं करेंगे। फिर भी गलत है तो आप टैली करिए। इसका सही उत्तर है प्रवाल भित्ति। कुछ लोगों ने शैवाल लगाया होगा तो गलत होगा। प्रवाल भित्ति, जिसको कोरल रीफ कहते हैं, ये जो है समुद्र का वर्षावन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो प्रवाल भित्ति होती है, ये जो है समुद्र के बहुत सारे जीवों को, एक बड़ी संख्या में जीवों को आश्रय देती है, रहने का स्थान प्रदान करती है। इसीलिए इसको वर्षावन कहा गया है। इसी को कहा गया है समुद्र का वर्षावन, प्रवाल भित्ति। तो आई थिंक आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको आप रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए इसको आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और आप जानते हैं कि कई बार ये पूछा गया है, फिर भी लोग गलत कर देते हैं। जिन्होंने एजी टांसले लगाया उनका गलत है, एजी टांसले नहीं होगा। एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किया था। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम अलग है और इकोलॉजी अलग है। ये पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं, इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसको इकोलॉजी आप कहते हैं। तो इकोलॉजी अगर पूछता है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पूछता है, तो इसका होगा हैकल, अर्नेस्ट हैकल इसका सही उत्तर है। एजी टांसले पारिस्थितिकी तंत्र के जो है सेंस में सही होता है। तो इसका सही आंसर है, आप देखिए, अर्नेस्ट हैकल। जर्मन जीव वैज्ञानी है ये अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने 1866 में पारिस्थितिकी, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट, किस प्रकार का पिरामिड सदैव सीधा बनता है? तो ये भी बहुत अच्छा जो है प्रश्न है, और ये भी पूछा जाता है और कई लोग गलत भी कर देते हैं। सदैव सीधा बनने वाला पिरामिड, संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, भार पिरामिड, या सभी? तो अगर आपने आदतन सभी लगा दिया तभी भी ये गलत है ना। और संख्या पिरामिड भी गलत है। सही क्या है आपका? और जो है ये भार पिरामिड भी गलत है। सही इसका है जो है आपका ऊर्जा पिरामिड, इसका सही आंसर होता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा जो है सीधा ही बनता है, वो कभी उल्टा बनता नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कोरल किस प्रकार की प्रजाति है? अभी जो शुरू में जिस कोरल की हमने बात किया, उस प्रजाति, उसकी प्रजाति का नाम बताना है। संकेतक प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति, फाउंडेशन प्रजाति, या कीस्टोन प्रजाति? इन प्रजातियों के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियोस में, जो 2017, 18, 19 के वीडियोस, उनमें बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है, और उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उन वीडियो में आप जाकर के इनको अच्छे से समझ सकते हैं कि संकेतक प्रजाति क्या है, क्या लक्षण है, और इनका क्या रोल होता है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी इकोलॉजी में। तो इसका आंसर बताइए, कोरल कैसी प्रजाति है? गेस मारना चाहिए, आपको एग्जैक्ट पता हो तो लगा लीजिए। इसका सही उत्तर होता है कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन स्पीशीज इंग्लिश में बोलते हैं। कीस्टोन प्रजाति वे होती हैं जो अपनी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और कोरल भित्तियों का निर्माण करते हैं जो अन्य समुद्री जीवों के लिए घर बनाते हैं। यानी कि जो कोरल भित्तियां हैं वो एक समुद्री घर बनाते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इनको हम कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन बेसिकली वे प्रजातियां होती हैं जो दूसरी प्रजातियों के लिए आश्रय उपलब्ध कराती हैं, उनके जीवित रहने का माध्यम बनती हैं, उनके जीवित रहने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, उन्हीं को कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। तो कोरल भी कीस्टोन प्रजाति है। भारत सरकार ने पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए इको मार्क नामक लेबलिंग योजना कब शुरू की? पता नहीं कितनी बार ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। इको मार्क का जो लेबल लगा होता है प्रोडक्ट्स में, वो कब से शुरू किया गया? इको मार्क जिसमें लगा रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं? रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, और वो पर्यावरण के लिए एक तरह से क्या होता है? फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो ये योजना शुरू कब की गई ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 1891
1991 जो मुझे याद है, और आई थिंक इसका सही उत्तर यही है, सॉरी 1991। तो ये योजना पर्यावरण को कम क्षति पहुंचाने वाले उत्पादों को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी 1991 में। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम, 10% जो रूल है एनर्जी ट्रांसफर का, वो किसने दिया है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा एकदम आसान सा प्रश्न है। तो ये लिंडेमान का है, अगर आपको पता है तो ये लिंडेमान का है। लिंडेमान इसके द्वारा ये जो है नियम दिया गया था, और इसमें ये बताया जाता है कि हर पोषण स्तर पे मात्र 10% एनर्जी ही स्थानांतरित होती है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग नियम है कि अगर घास को जब कोई बकरी खाएगी, तो जो घास से 100% ऊर्जा बकरी में आई है, बकरी को इंसान खाएगा तो उससे मात्र 10% ऊर्जा जो है इंसान के पास आएगा। 90% ऊर्जा क्या होती है, वो उसी में खत्म हो जाती है। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जानकारी के लिए भी आपको याद रखना चाहिए, अपनी अवेयरनेस के लिए याद रखना चाहिए कि कौन सी विटामिन की वजह से हमारी जो प्रजनन क्षमता है वो कम हो जाती है। जिसको पुरुष का बांझपन कह लीजिए कि उनसे संतान पैदा नहीं होती है, तो वो होता है विटामिन ई, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, इनमें क्या होता है, ये चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न आता है, तो ये आप जानते होंगे। अगला देखिए, समुद्र पारितंत्र के उत्पादक कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे ये जो हमारा स्थल पारितंत्र होता है उसमें तो घास उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, आप जानते हैं, है ना। तो ऐसे समुद्र का जो पारितंत्र, उसमें जो उत्पादक कौन से, नेक्टन है कि बेंथस है कि फाइटोप्लैंक्टन कि जू प्लैंक्टन है? तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, जो समुद्र का पारितंत्र है उसमें जो उत्पादन करते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये सी वाला सही है, ठीक है। जो उसमें जीव रहते हैं उनको जू प्लैंक्टन कहते हैं, और जो एकदम तली में रहने वाले जीव उनको बेंथस कहते हैं, और जो थोड़ा ऊपर रहते हैं उनको नेक्टन कहते हैं। ये हमने पढ़ाया था किसी वीडियो में, अगर आप पीछे की वीडियो देखेंगे तो मिल जाएगा वहाँ पे। फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म शैवाल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो समुद्री खाद्य श्रृंखला के उत्पादक होते हैं। उस गैस का नाम क्या है जिसकी वजह से सामान्यतः कोयले के खानों में विस्फोट होता है? ये भी आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। कोयले की खदान होती है, कोल माइन होता है, वहाँ पे सामान्य तौर पे खुदाई करते समय कभी कभी विस्फोट हो जाता है। तो वहाँ कौन सी गैस ऐसी होती है जिसको विस्फोटक गैस भी कहते हैं? वो SO2 है, CO2 है, NO2 है, CH4 है, कौन सी है आप बताइए जरा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसका सही उत्तर है CH4 मीथेन गैस। मीथेन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है जिसे फायर डंप भी कहते हैं, जो कोयला खदानों में विस्फोट का कारण बनती है। और मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहते हैं, आप जानते होंगे। और ये जो जानवर जुगाली करते हैं उनके मुंह से निकलती है, और जो धान की खेत है उससे भी ये मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस ये जो है क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार गैस भी है, ठीक है। जो है वैश्विक तापन के लिए ये ग्रीन हाउस गैस में भी इसको रखा जाता है, ग्रीन हाउस गैस है ये, और ये बहुत खतरनाक गैस मानी जाती है पर्यावरण के लिए विशेषतः। बांझ वन या चैपरल किन वनों को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे आएगा। बांझ वन चैपरल किसे कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को, शीतोष्ण वन को, भूमध्य सागरीय वन को, या टाइगा वन को? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य सागरीय वन को। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो होते हैं उनको हम चैपरल भी कहते हैं, एक प्रकार की झाड़ीदार वनस्पति है जो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में पाई जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको जरूर याद रखिएगा आपके लिए। किस घास स्थल को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? अब देखिए इसका भी लेवल कितना अच्छा है। विश्व की रोटी की टोकरी, स्टेपीज, प्रेरी, सवाना, डाउन्स, ये सारे घास के मैदान है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, और इनको आपको पहचानना चाहिए, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो विश्व की रोटी की टोकरी किस घास के मैदान को कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? आई होप आपने सही लगाया होगा। हाँ जी, इसका सही उत्तर है प्रेरी घास के मैदान। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। प्रेरी जो होते हैं उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है, और यहाँ पे बड़े पैमाने में गेहूं की खेती होती है, इसीलिए इसे विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। प्रेरी हो गया, स्टेपीज और सवाना, डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। स्टेपीज कहाँ पाया जाता है? आप ये बताइए, आप इसको कमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बहुत आसान है, आई थिंक ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, यहाँ बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन, नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिर से आपके लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? चलिए, इसका सही उत्तर होगा पणजी, जो मुझे याद है पोर्ट ब्लेयर। यह संस्थान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जो कोरल रीफ के अध्ययन और संरक्षण पर केंद्रित करता है। तो बहुत अच्छा है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा एक्शन प्लान, जिसको गैप बोलते हैं, की शुरुआत कब की गई थी? इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखिए, और आप इसको देख पाएंगे कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 1985। ये राजीव गांधी के समय का जो है गंगा एक्शन प्लान है, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, इंदिरा गांधी की जो हत्या होती है 1984 में होती है। उसके बाद जब राजीव गांधी आते हैं तो गंगा एक्शन प्लान लेके आते हैं, ऐसा मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। अगला देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? देखिए, दो मृदा होती है, एक नवीन, एक होती है प्राचीन या पुरानी। तो नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं आप बताइए? तो पुरानी वाली मैं बताता हूँ। तो नवीन वाली को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? देखिए, खादर लिखा होगा, हाँ, नवीन जलोढ़ मृदा, न्यू अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल क्या होती है? कछारीय मिट्टी, जो नदी के एकदम किनारे, जो मिट्टी नदी के किनारे बह के आती है, हर साल बाढ़ के साथ आती है, तो उसी को हम नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, जिसको हम खादर कहते हैं। उसमें खाद की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इससे आप याद रखिए, खाद से खादर, यानी कि बहुत उपजाऊ होती है वो, और जो काफ़ी पुरानी हो जाती है और उसको जो है उसमें उपजाऊपन खत्म हो जाता है, उसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, उसको बांगर कहते हैं। बांगर यानी बंजर से आप बांगर याद रख सकते हैं। पुरानी वाली बंजर है, बांगर है, और नई वाली जलोढ़ है, खादर है, जिसमें खाद है। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी से याद कर सकते। संसार के किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? किस देश के जंगलों में? अफ्रीका, ब्राज़ील, भारत, चीन। तो आई थिंक ये इजी है, इसको गलत नहीं करना चाहिए। ब्राज़ील के अमेज़न वर्षा वन का बड़ा हिस्सा है, जो विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता है। जो अमेज़न जंगल है, जो कहाँ ब्राज़ील में है, वही सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता वाला जंगल है। अगला है, विश्व का कौन सा महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल नहीं है? तो ये तो बहुत अच्छा है, पहेली बुझाने वाला प्रश्न हो गया कि विश्व का कौन सा महाद्वीप है जहाँ मरुस्थल ही नहीं होता है। तो आसान भी है, जो पढ़ते हैं उनको पता भी है, जिनको जो नहीं पढ़ते हैं जीएस, उनके लिए टफ भी हो सकता है। यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहाँ से अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाने आए थे, और जर्मनी जहाँ का हिटलर था, मतलब जितने भी यूरोपीय देश हैं, अगर वहाँ ध्यान से मैप पे देखेंगे तो वहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। मरुस्थल क्यों नहीं, उसका अपना कारण है, वो ज्योग्राफी में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अगला है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल है, जो कालाहारी डेजर्ट है, ये पाया जाता है बोत्सवाना में। बोत्सवाना मरुस्थल मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका कुछ हिस्सों में फैला हुआ है ये, नामीबिया और बोत्सवाना, विशेष रूप से बोत्सवाना में है। और बोत्सवाना अगर ऑप्शन में नहीं है तो अफ्रीका महाद्वीप में है कालाहारी। किस गैस को दम घोटू गैस कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए, तो भैया जी इसको जरूर याद रखिएगा। दम घोटू गैस किसे कहते हैं? CO2 SO2 NO2 CO। तो आप बताइए जरा, और आपको पता भी होना चाहिए, ये होती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है, जो रक्त के ऑक्सीजन में मिल जाती है, और हमारे जो है कह लेते हैं कि दम को घोटने में इसका रोल होता है। तो ये बेसिकली कहाँ से जनरेट होती है? तो जितने भी वाहन यूज़ करते हैं, कार, बस, इनसे दम घोटू गैस काफ़ी मात्रा में निकलती है, कारखानों से निकलती है। गंगा के तटीय क्षेत्रों में भूमिगत जल में कौन से प्रदूषक की अधिक मात्रा पाई जाती है? गंगा के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत, जो भूमि के अंदर पानी है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। ये सारे क्वेश्चन रट्टा मान लीजिएगा, 100% बता रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में आपको किसी न किसी पेपर में जरूर मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आर्सेनिक। गंगा के मैदानी इलाकों के भूमिगत जल में आर्सेनिक नामक एक प्रदूषक तत्व पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसे कब घोषित किया गया? तो ये आपको याद करना डेटा कि इसे 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर 2009 को जो है डॉल्फिन को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। देश का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है?
फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? तो है तो आसान, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आपके लिए कठिन है। सिक्किम। 2016 में ही जैविक खेती के लिए, जैविक खेती करने वाला और पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट बना था। ये कौन सा? सिक्किम। रामसर संरक्षण पुरस्कार 2002 किस स्थल को प्राप्त हुआ? तो रामसर संरक्षण क्या होता है? जो रामसर संरक्षण है, ये कह सकते हैं एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो दलदली और जलीय भूमि के संरक्षण के लिए बनाया गया है, और ये ईरान में कैस्पियन सागर के किनारे एक स्थान है। वहीं पे एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन, उसी के नाम पे ये रामसर संरक्षण पुरस्कार दिया गया। 2002 का पूछा गया है, तो ये 2002 में चिल्का झील को दिया गया था। तो कभी कभी पुराना वेटलैंड संरक्षण के लिए, यानी जलीय भूमि को, जो वेटलैंड आप जानते हैं, वेट का मतलब गीली लैंड भूमि, तो जो दलदली क्षेत्र है, जो ना तो बहुत ज्यादा पानी है और ना बहुत ज्यादा वहां पे सूखा है, तो उसको वेटलैंड बोलते हैं, दलदली क्षेत्र। तो उसके लिए ये दिया गया था चिल्का झील को। कपड़ा उद्योग से जुड़े मजदूरों को कौन सा रोग हो जाता है? तो कपड़ा रोग से जुड़े अब बेगासोसिस, बिसिनोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ये सारे रोग बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर याद रखिएगा। तो कपड़ा उद्योग में जो मजदूर लगे होते हैं उनको बिसिनोसिस हो जाता है। ये ब्राउन लंग रोग या कपास और अन्य कपड़ा फाइबर की धूल के सांस लेने से होता है, यानी कि जो कपास में, रुई में जो धूल निकलती है, उस धूल से जो है फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, उसको बिसिनोसिस कहते हैं। तो कपड़ा उद्योग के मजदूरों को बिसिनोसिस नामक रोग हो जाता है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? तो आई थिंक ये एकदम आसान है और इसको एकदम रट लीजिए। 16 पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। कार्बनिक प्रदूषकों की 95% दूर करने में कौन सा पादप सक्षम होता है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक पौधा है जो 95% तक कार्बनिक प्रदूषकों को दूर कर देता है। व्हाइट विलो है कि हाइड्रेंजिया है कि पॉपुलर है या भारतीय घास है? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये है भारतीय घास। भारतीय घास फाइटो रिमेडिएशन के लिए बहुत प्रभावी है और प्रदूषकों को अवशोषित करने में सक्षम है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ स्थित है? फ्लोटिंग पार्क जो है, फ्लोटिंग पार्क कहाँ पे है? तैरता हुआ पार्क कहाँ, कभी कभी फ्लोटिंग पार्क लिख के आ जाता है, फ्लोटिंग पार्क को हिंदी में तैरता हुआ पार्क कहते हैं। तो ये एकमात्र है पूरे विश्व में, और ये है कहाँ पे? ये है मणिपुर का कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो लोकटक झील पर स्थित है, ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? वर्तमान की बात करें, संभवतः ये पुराना क्वेश्चन है तो उस हिसाब से तो 105 होगा, 106 ठीक है। पहले जब प्रश्न बनाया गया था तब 105 था, अभी जो है संशोधन किया गया 106 है। और अगर इसमें कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। और ये है, हालांकि इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या को लेकर अलग अलग स्रोतों में 106 और 107 का उल्लेख मिलता है। अधिकांश हालिया और सरकारी स्रोतों जैसे कि ये जो एक तरह से सूचना ब्यूरो 2023 तक के अनुसार भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है। अन्य कुछ स्रोतों में 107, मतलब ये अभी जो है एग्जैक्ट डेटा जो नेशनल पार्क वाला है, ये चूँकि समय समय पे अपडेट होता रहता है, तो अभी ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसको आपको देखना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं है? तो आप जानते हैं कि कर्क रेखा, भारत में 8 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, उनमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। अगर ये पता हो जाएगा तो आपको ये पता होगा कि कौन सा नहीं है। अब इसमें मणिपुर नहीं है, तो लिखा है भारत में जो है 8 राज्य, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें मणिपुर नहीं है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं तो देखिए, भारत की जितनी भी सीमा है, स्थलीय जलीय, सब आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता है तो आप एग्जैक्ट आंसर लगाएंगे 15,200, इसका आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है, भारत की मुख्य भूमि की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, एनवायरमेंट साइंस के, जनरल नॉलेज के, सामान्य अध्ययन के, इसी तरह के बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के मन बाई मन में आता रहूँगा। और अपने प्रिपरेशन को आप चेक कर सारे मॉक टेस्ट ही केवल आप अगर लगा लेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि पिछला जो फीडबैक आपके साथियों को रहा है, जो प्रिपरेशन कर रहे थे मेरे चैनल से, तो केवल और केवल अगर वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे थे तो 30 में 25 प्लस 26-27 वो सिर्फ मॉक टेस्ट से उनके नंबर आए हैं। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, पुराने जो भी जो एस्पिरेंट्स थे टेट सुपर टेट के, उन्होंने कॉमेंट किया अलग अलग वीडियोज़ में, और उस फीडबैक के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ ईमानदारी से मॉक टेस्ट लगा लेते हैं और मॉक
टेस्ट के सारे प्रश्न आपको रट जाते हैं तो आप जिस भी विषय का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप 25 प्लस उम्मीद कर लीजिए, और अगर किस्मत अच्छी रही तो 30 में 30 भी आप उस विषय में हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सारे मॉक टेस्ट आप पूरा हल करें, अच्छे से उनके प्रश्नों को तैयार करें, और अपने कमेंट के ज़रिए भी बताएं कि प्रश्नों का लेवल कैसा है और कैसा आप इसको पढ़ के कैसा महसूस करते हैं। चलिए, फिलहाल पूरा वीडियो देखने के लिए, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आपके प्रिपरेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।